आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हनुमानगढ़ी अयोध्या के श्री महंत और बाबा हरिशंकर दास जी के कृपा पात्र महंत श्री बलराम दास जी महाराज, जनकपुर पातेपुर जनकपुर से पधारे श्री महंत बाबा विश्वमोहन दास जी, कालीबाड़ी गोरखपुर के श्री महंत जगतगुरु रविंद्राचार्य जी महाराज, बड़ा स्थान दशरथ महल अयोध्या के श्री महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, लक्ष्मण किला के श्री महंत मैथिली शरणदास जी महाराज, अयोध्या धाम के हमारे सभी पूज्य संतजन रामकृष्ण दास जी, नंदराम दास जी, बड़े भक्तमाल के श्री महंत अवधेश दास जी महाराज, श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, हनुमानगढ़ी के हमारे संतजन माधव दास जी महाराज, डॉक्टर महेश दास जी महाराज, बाबा सत्यदेव दास जी महाराज, बाबा जनार्दन दास जी महाराज, ब्रजमोहन दास जी महाराज, राजेश दास जी महाराज, महंत राजकुमार दास जी महाराज, महंत रामकरण दास जी महाराज, सभी हमारे पूज्य संत जन, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अंगद सिंह जी, माननीय विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, माननीय विधायक दिनेश रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी जनपद के अध्यक्ष श्री राम सिंह वर्मा जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री बैजनाथ रावत जी, पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री हरि गोविंद सिंह जी, पूर्व विधायक श्री शरद अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री विवेकानंद पांडे जी, अरविंद कुमार मौर्य जी, संतोष सिंह जी, अवधेश श्रीवास्तव जी, शशांक कुशमेश जी, बाबा हरिशंकर दास जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले बाराबंकी जनपद, अयोध्या और अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा बलराम दास जी को और उनके पूरे सहयोगियों को अपने पूज्य गुरु की पुण्य स्मृति में इस प्रकार के भव्य आयोजन के लिए मैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं और हिंद केसरी के रूप में जिन्होंने भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन बजरंगबली की साधना के लिए समर्पित करके वर्तमान नौजवानों की टीम को स्वस्थ शरीर के बारे में पहलवानी के इस कार्य के साथ जोड़ा, ऐसे हिंद केसरी के रूप में विख्यात ब्रह्मलीन महंत बाबा हरिशंकर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में श्री हनुमत विराट महायज्ञ, श्री रामार्चा महायज्ञ, गौरी गणेश पूजन, सामूहिक कन्या पूजन,
सामूहिक कन्या विवाह, सामूहिक वरिष्ठ नागरिक सम्मान, चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य शिविर और महाशिवरात्रि के अवसर पर महारुद्राभिषेक के भव्य आयोजन इस राम जानकी मंदिर बजरंग धाम के इस व्यायामशाला में बलराम दास जी महाराज ने आयोजित किया है। आप सोचो, बाबा हरशंकर दास जी महाराज एकदम संत स्वभाव के हनुमान जी के परम भक्त और पहलवानी में पारंगत थे। सैकड़ों नौजवानों को उन्होंने इसके माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए कैसे नागा सन्यासी अपने आप को समर्पित करते रहे हैं। बाबा हरशंकर दास जी महाराज का जीवन चरित्र उसका उदाहरण है। और आज उनकी पुण्य स्मृति के इस कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, यही है हमारी सनातन धर्म की परंपरा। बाराबंकी जनपद कहते हैं कि हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप में इसी जनपद में अवतार लिया था। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनमें 12 अवतार की भूमि बाराबंकी। भगवान लोदेश्वर महादेव का पवित्र धाम इसी बाराबंकी जनपद में। और यही जनपद है जिसने हॉकी के एक महान खिलाड़ी जिन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ऐसे से केडी सिंह बाबू को भी जन्म दिया था। ये वही धरती है, ये वही धरा है जिस धरा ने आधुनिक भारत में कैसे आधुनिक खेती करनी है, यहां के अन्नदाता किसानों ने, प्रगतिशील किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वह सब अर्जित करके एक नई प्रेरणा दी है वर्तमान समय के नौजवानों के लिए भी और अन्नदाता किसानों के लिए भी। मैं यहां पे लोदेश्वर महादेव की इस पावन धरा को, केडी सिंह बाबू की इस पावन धरा को, यहां के प्रगतिशील किसानों के इस परिश्रम को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस जनपद को एक नई पहचान देने के क्रम में आगे बढ़ाया है। और यही कारण है अब लोदेश्वर महादेव के मंदिर में भी भव्य कॉरिडोर बनेगा। भव्य कॉरिडोर ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में बना है, ऐसे ही जैसे गोला गोकर्णनाथ में, लखीमपुर खीरी में हमारी सरकार बना रही है, और ऐसे ही यहां पे लोदेश्वर महादेव के मंदिर में भी इस प्रकार का एक भव्य कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार पैसा दे चुकी है। कार्य प्रारंभ होने वाला है। केडी सिंह बाबू की हवेली बिक रही थी, हमारी सरकार ने कहा नहीं, देश के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए वह बिकेगी नहीं, सरकार उसका खर्चा देगी और उस हवेली में केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा। उनकी स्मृतियों को सजो करके वहां पे खेल की एक नई एकेडमी के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बाराबंकी का नौजवान भी केडी सिंह बाबू से प्रेरणा प्राप्त करके इस राष्ट्रीय खेल के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान देने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके हर किसान को सम्मानित किया था। आपके परिश्रम को, आपके पुरुषार्थ को सम्मानित किया था। और यही परंपरा आगे बढ़ाने के लिए
आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपने देखा होगा यहां के लोकप्रिय विधायक जब अपनी बात को यहां पे कह रहे थे, जब यहां पे अपनी बातचीत कह रहे थे, उस समय उन्होंने यहां की योजनाओं के बारे में गिना, कैसे 84 कोस परिक्रमा का भाग यह जनपद भी बन रहा है और परिक्रमा मार्ग बनेगा, स्वाभाविक रूप से यहां का विकास कई गुना बढ़ेगा, रोजगार की नई संभावनाएं विकसित करेंगे। और अब तो हम स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत हम लोगों ने बाराबंकी जनपद को लिया है। बड़े विकास के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाराबंकी के बाहर नहीं जाएगा, बाराबंकी में उसे रोजगार मिलेगा। यहां के सतीश चंद्र शर्मा जी ने, सुरेश राय जी ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिया था, राम स्नेही घाट के पास हमारा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होने जा रहा है, उद्योग यहीं लगेंगे। बाराबंकी जनपद इतनी पवित्र नदी सरयू मैया की कृपा यहां पर है। पौराणिक काल से इसका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। जब अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा और भविष्य को भी और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण के रूप में बदलने का काम अब डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी सड़क बने, लोधेश्वर महादेव मंदिर का हो या अन्य प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए मार्गों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा चुका है। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ कार्य आगे बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ये रुकने वाली सरकार नहीं है, डिगने वाली सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी, लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं।
भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा ये। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभिष्ट होना चाहिए, हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है, और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यह देश कभी कमजोर नहीं था, याद रखना है, देश कभी कमजोर नहीं था। हमारे पास सब कुछ था। आज भी आप देखेंगे दुनिया के अंदर सबसे अच्छी भूमि, सबसे उर्वरा भूमि, आप याद करिए ना, 2017 के पहले भी तो उत्तर प्रदेश था।
क्या हालत थी। कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न अन्नदाता किसान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न घर सुरक्षित, न खेत सुरक्षित, न मंदिर सुरक्षित, न विद्यालय सुरक्षित। हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी जिले और किसी न किसी शहर में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे, राह चलते हुए व्यक्ति को लूट लिया जाता था, परिवार के लोग घरों में सशंकित होकर के बैठते थे। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर गया है और सूर्य अस्त होते होते वापस घर में नहीं आया है तो सशंकित होकर के बैठ जाते थे, क्या हो गया, टेलीफोन पे टेलीफोन, टेलीफोन पे टेलीफोन। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। आपने देखा होगा बाबा हरशंकर दास जी, जिन्होंने सैकड़ों पहलवान तैयार किए, इस राम जानकी मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास हुआ, बाबा को भी गोली मार दी गई थी। आप देख रहे हैं, यह अराजकता थी। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई। आपने देख लिया ना, अब तो अराजकता नहीं है, अब तो बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं। माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में। याद करिए, 13 के कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु गए थे और माघ मेला में इस वर्ष अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यानी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब आ रहा है। अयोध्या धाम में देखो ना, पहले लाखों की संख्या में लोग वर्ष भर में आ पाते थे और अब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में लाखों की संख्या में पहले थे, अब संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। यानी 24-25 में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 122 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए आया है। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आया। अब अनुमान करिए, ये बड़ी संख्या, ये क्या बताती है? सुरक्षा है और अच्छी सुविधा है, हर व्यक्ति आना चाहेगा। नौजवान के हाथों को कार्य है, वह नौजवान अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ देगा। अन्नदाता किसान को सरकार की सुविधा मिल जाए, वह खेत से सोना उगलने का काम करेगा। बेटी सुरक्षित होगी तो समाज अपने आप ही सुरक्षा का एहसास कर लेगा। व्यापारी सुरक्षित होगा तो उत्तर से दक्षिण तक भारत को जोड़ने के सेतु बंध के रूप में काम कर लेगा। और यही तो आज के नए भारत में हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। पहले वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, आज हमारे पास इतना पैसा है, इस पैसे का उपयोग हम लोग हर एक तबके के हित के लिए कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने का हो, पिछड़ी जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने का हो, सामान्य जाति के गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, या संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार दे रही, मुक्त हस्त से दे रही है। कोई भेदभाव नहीं, सबको मिलना चाहिए। पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है, अच्छे अच्छे संस्थान खुल रहे हैं। हर तीर्थ स्थल के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। हां, सरकार ने कहा है जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, क्योंकि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और सरकार उसको सुरक्षा देगी। और जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के
ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। आप मुझे बताइए, 1947 से सरकारें स्वतंत्र भारत में गरीबों के मकान नहीं बन पाए। मोदी जी जब आए तब 60 लाख प्रदेश के गरीबों को एक आवास हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया। गरीबों के घर में शौचालय नहीं बन पाए थे। आप गांव में जाते थे, आज से 8 साल पहले जिस भी गांव में जाइए, गांव की सड़कें पैदल जाओ गंदगी से भरी होती थी, बदबू आती थी, लोगों को नाक बंद करना पड़ता था। आज नहीं है, क्योंकि हर घर में शौचालय बन गया है। आज गांव साफ और सुथरे हैं, बीमारियां कम हुई हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले बिजली केवल 2, 3, 4 जनपदों को मिलती थी, अब सभी 75 जनपदों को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, और जो पैसा भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, वह पैसा विकास में खर्च हो रहा है, नौजवानों के रोजगार में खर्च हो रहा है, वह पैसा धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए खर्च हो रहा है, नए नए कॉरिडोर के विकास के लिए खर्च हो रहा है। विरासत और विकास की इस यात्रा को लेकर के वर्तमान में सरकार कार्य कर रही है, और उसी यात्रा का प्रतिफल है उत्तर प्रदेश अब भारत की जो देश की जो 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था का एक मजबूत राज्य बनकर के उभरा है, भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान कर रहा है। और उसी मजबूत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहां पर बाराबंकी में आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बलराम दास जी अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में अनेक कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, कन्याओं की सामूहिक विवाह के कार्यक्रम भी होते हैं। हमारी सरकार ने भी तय किया है, बेटी हमारे यहां तो माना जाता था, गांव की बेटी सबकी बेटी, यही तो मान्यता थी। गांव की बेटी को सभी लोग बेटी के रूप में सम्मान देते थे, और हमारी सरकार ने कहा कि अगर कोई माँ बाप अपनी पुत्री की शादी नहीं कर पा रहा, सरकार उस जिम्मेदारी को निभाएगी। हमने कहा बेटी के जन्म लेने के साथ ही स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 का पैकेज सरकार देती है। बेटी के लिए वो शादी योग्य होगी, सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए हम बेटी की शादी के लिए सरकार से भी उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसका संबल बने। आप सोचिए 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को, 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को हम लोग सालाना 12,000 की पेंशन दे रहे हैं, वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांगजनों को इस सामाजिक आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अच्छा लगा मुझे, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे पूज्य संतजन भी आए हैं। मैं इन सभी पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। बाबा बलराम दास जी को, जिन्होंने अपने पूज्य गुरु बाबा हरशंकर दास जी की स्मृति को यहां पर जीवंत किया है इस भव्य आयोजन के साथ, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं इस भव्य आयोजन के लिए। आप सोचो 9 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 18 तारीख तक चलेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम लगातार, और हर वर्ष करते हैं। मुझे गत वर्ष भी आना था, लेकिन गत वर्ष महाकुंभ में रहने के कारण मैं आ नहीं पाया था, और मेरे मन में था कि जाना है, क्योंकि बाबा हरशंकर दास जी ने पहलवानों की एक अच्छी टीम खड़ी की थी, बहुत अच्छे संत थे, हनुमान जी महाराज के बहुत परम भक्त थे, पूरा जीवन समर्पित था उसके। एकदम अंतिम समय में उनके वाणी में एक सिद्धि थी, जो बोलते थे वो होकर रहता था। आज वे हमारे बीच में नहीं, भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सूक्ष्म रूप से इस क्षेत्र में बरस रहा है। और इसीलिए आज मैं यहाँ पर विधानसभा चल रही है, उस सब के बावजूद मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा जरूर और बाबा को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा।
बलराम दास जी को अपनी बधाई दूंगा। आप सभी बाराबंकी वासियों को अपनी शुभकामनाएं दूंगा। आप सबको आज के इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, शिवरात्रि की भी अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं और शिवरात्रि के बाद फिर होली भी आएगी। होली की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बाबा हरिशंकर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे नमः पार्वती पति हर हर। श्री राम जानकी मंदिर दुल्हदेपुर दरियाबाद में श्री हनुमत महायज्ञ एवं रामार्चा पूजन कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, जिला के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश राही जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हनुमानगढ़ी अयोध्या के श्री महंत और बाबा हरिशंकर दास जी के कृपा पात्र महंत श्री बलराम दास जी महाराज, जनकपुर पातेपुर जनकपुर से पधारे श्री महंत बाबा विश्वमोहन दास जी, कालीबाड़ी गोरखपुर के श्री महंत जगतगुरु रविंद्राचार्य जी महाराज, बड़ा स्थान दशरथ महल अयोध्या के श्री महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, लक्ष्मण किला के श्री महंत मैथिली शरणदास जी महाराज, अयोध्या धाम के हमारे सभी पूज्य संतजन रामकृष्ण दास जी, नंदराम दास जी, बड़े भक्तमाल के श्री महंत अवधेश दास जी महाराज, श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, हनुमानगढ़ी के हमारे संतजन माधव दास जी महाराज, डॉक्टर महेश दास जी महाराज, बाबा सत्यदेव दास जी महाराज, बाबा जनार्दन दास जी महाराज, ब्रजमोहन दास जी महाराज, राजेश दास जी महाराज, महंत राजकुमार दास जी महाराज, महंत रामकरण दास जी महाराज, सभी हमारे पूज्य संत जन, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अंगद सिंह जी, माननीय विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, माननीय विधायक दिनेश रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी जनपद के अध्यक्ष श्री राम सिंह वर्मा जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री बैजनाथ रावत जी, पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी,
विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री हरि गोविंद सिंह जी, पूर्व विधायक श्री शरद अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री विवेकानंद पांडे जी, अरविंद कुमार मौर्य जी, संतोष सिंह जी, अवधेश श्रीवास्तव जी, शशांक कुशमेश जी, बाबा हरिशंकर दास जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले बाराबंकी जनपद, अयोध्या और अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा बलराम दास जी को और उनके पूरे सहयोगियों को अपने पूज्य गुरु की पुण्य स्मृति में इस प्रकार के भव्य आयोजन के लिए मैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं और हिंद केसरी के रूप में जिन्होंने भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन बजरंगबली की साधना के लिए समर्पित करके वर्तमान नौजवानों की टीम को स्वस्थ शरीर के बारे में पहलवानी के इस कार्य के साथ जोड़ा, ऐसे हिंद केसरी के रूप में विख्यात ब्रह्मलीन महंत बाबा हरिशंकर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में श्री हनुमत विराट महायज्ञ, श्री रामार्चा महायज्ञ, गौरी गणेश पूजन, सामूहिक कन्या पूजन, सामूहिक कन्या विवाह, सामूहिक वरिष्ठ नागरिक सम्मान, चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य शिविर और महाशिवरात्रि के अवसर पर महारुद्राभिषेक के भव्य आयोजन इस राम जानकी मंदिर बजरंग धाम के इस व्यायामशाला में बलराम दास जी महाराज ने आयोजित किया है। आप सोचो, बाबा हरिशंकर दास जी महाराज एकदम संत स्वभाव के हनुमान जी के परम भक्त और पहलवानी में पारंगत थे। सैकड़ों नौजवानों को उन्होंने इसके माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए कैसे नागा सन्यासी अपने आप को समर्पित करते रहे हैं। बाबा हरिशंकर दास जी महाराज का जीवन चरित्र उसका उदाहरण है और आज उनकी पुण्य स्मृति के इस कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, यही है हमारी सनातन धर्म की परंपरा। बाराबंकी जनपद कहते हैं कि हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप में इसी जनपद में अवतार लिया था। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनमें 12 अवतार की भूमि बाराबंकी। भगवान लोदेश्वर महादेव का पवित्र धाम इसी बाराबंकी जनपद में, और यही जनपद है जिसने हॉकी के एक महान खिलाड़ी जिन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ऐसे श्री केडी सिंह बाबू को भी जन्म दिया था। ये वही धरती है, ये वही धरा है जिस धरा ने आधुनिक भारत में कैसे आधुनिक खेती करनी है, यहां के अन्नदाता किसानों ने, प्रगतिशील किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वह सब अर्जित करके एक नई प्रेरणा दी है वर्तमान
समय के नौजवानों के लिए भी और अन्नदाता किसानों के लिए भी। मैं यहां पे लोदेश्वर महादेव की इस पावन धरा को, केडी सिंह बाबू की इस पावन धरा को, यहां के प्रगतिशील किसानों के इस परिश्रम को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस जनपद को एक नई पहचान देने के क्रम में आगे बढ़ाया है। और यही कारण है अब लोदेश्वर महादेव के मंदिर में भी भव्य कॉरिडोर बनेगा, भव्य कॉरिडोर, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में बना है, ऐसे ही जैसे गोला गोकर्णनाथ में, लखीमपुर खीरी में हमारी सरकार बना रही है, और ऐसे ही यहां पे लोदेश्वर महादेव के मंदिर में भी इस प्रकार का एक भव्य कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार पैसा दे चुकी है, कार्य प्रारंभ होने वाला है। केडी सिंह बाबू की हवेली बिक रही थी, हमारी सरकार ने कहा नहीं, देश के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए वह बिकेगी नहीं, सरकार उसका खर्चा देगी और उस हवेली में केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा। उनकी स्मृतियों को सजो करके वहां पे खेल की एक नई एकेडमी के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बाराबंकी का नौजवान भी केडी सिंह बाबू से प्रेरणा प्राप्त करके इस राष्ट्रीय खेल के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान देने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके हर किसान को सम्मानित किया था। आपके परिश्रम को, आपके पुरुषार्थ को सम्मानित किया था, और यही परंपरा आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपने देखा होगा यहां के लोकप्रिय विधायक जब अपनी बात को यहां पे कह रहे थे, जब यहां पे अपनी बातचीत कर रहे थे, उस समय उन्होंने यहां की योजनाओं के बारे में किया, कैसे 84 कोस परिक्रमा का भाग यह जनपद भी बन रहा है और परिक्रमा मार्ग बनेगा, स्वाभाविक रूप से यहां का विकास कई गुना बढ़ेगा, रोजगार की नई संभावनाएं विकसित करेंगे। और अब तो हम स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत हम लोगों ने बाराबंकी जनपद को लिया है, बड़े विकास के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाराबंकी के बाहर नहीं जाएगा, बाराबंकी में उसे रोजगार मिलेगा। यहां के सतीश चंद्र शर्मा जी ने, सुरेश राय जी ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिया था, राम स्नेही घाट के पास हमारा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होने जा रहा है, उद्योग यहीं लगेंगे। बाराबंकी जनपद इतनी पवित्र नदी सरयू मैया की कृपा यहां पर है। पौराणिक काल से इसका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। जब अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा और भविष्य को भी और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण के रूप में बदलने का काम अब डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी सड़क बने, लोदेश्वर महादेव मंदिर का हो या अन्य प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए मार्गों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा चुका है। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होने जा रहा है, कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ कार्य आगे बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ये रुकने वाली सरकार नहीं है, डिगने वाली सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है?
और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी, लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभिष्ट होना चाहिए, हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है, और धर्म भी
देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यह देश कभी कमजोर नहीं था, याद रखना है, देश कभी कमजोर नहीं था, हमारे पास सब कुछ था। आज भी आप देखेंगे दुनिया के अंदर सबसे अच्छी भूमि, सबसे उर्वरा भूमि, आप याद करिए ना, 2017 के पहले भी तो उत्तर प्रदेश था। क्या हालत थी? कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न दाता किसान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न घर सुरक्षित, न खेत सुरक्षित, न मंदिर सुरक्षित, न विद्यालय सुरक्षित। हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी जिले और किसी न किसी शहर में कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे, राह चलते हुए व्यक्ति को लूट लिया जाता था, परिवार के लोग घरों में सशंकित होकर के बैठते थे। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर गया है और सूर्यास्त होते होते वापस घर में नहीं आया है तो सशंकित होकर के बैठ जाते थे, क्या हो गया, टेलीफोन पे टेलीफोन, टेलीफोन पे टेलीफोन। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। आपने देखा होगा बाबा हरशंकर दास जी, जिन्होंने सैकड़ों पहलवान तैयार किए, इस राम जानकी मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास हुआ, बाबा को भी गोली मार दी गई थी। आप देख रहे हैं यह अराजकता थी। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई। आपने देख लिया ना, अब तो अराजकता नहीं है, अब तो बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं। माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, याद करिए 13 के कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु गए थे और माघ मेला में इस वर्ष अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यानी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब आ रहा है। अयोध्या धाम में देखो ना, पहले लाखों की संख्या में लोग वर्ष भर में आ पाते थे और अब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में लाखों की संख्या में पहले थे, अब संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। यानी 24-25 में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 122 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए आया है।
महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आया। अब अनुमान करिए, ये बड़ी संख्या, ये क्या बताती है? सुरक्षा है और अच्छी सुविधा है, हर व्यक्ति आना चाहेगा। नौजवान के हाथों को कार्य है, वह नौजवान अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ देगा। अन्नदाता किसान को सरकार की सुविधा मिल जाए, वह खेत से सोना उगलने का काम करेगा। बेटी सुरक्षित होगी तो समाज अपने आप ही सुरक्षा का एहसास कर लेगा। व्यापारी सुरक्षित होगा तो उत्तर से दक्षिण तक भारत को जोड़ने के सेतु बंध के रूप में काम कर लेगा। और यही तो आज के नए भारत में हो रहा है।